तो मैंने यूनिट 4 स्टार्ट करवाई थी। यूनिट 4 में तुम्हारे पास मेनली एक टॉपिक है, दैट इज टू पोर्ट नेटवर्क। टू पोर्ट नेटवर्क में हमारे पास बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर, ए बी सी डी पैरामीटर और हाइब्रिड पैरामीटर। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल तुम्हारा एक ना एक न्यूमेरिकल आता ही है, या तो जेड पे देंगे या वाई पे देंगे या ए बी सी डी पे देंगे या एच पे देंगे। तो जो स्टार्टिंग करवाई थी वो क्या करवाई थी, जेड पैरामीटर पे बेस्ड। ओके, अब इन सभी पैरामीटर्स की अपनी अपनी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। लाइक जेड पैरामीटर की है v1 = z11 i1 प्लस z12 i2, ये वाली। ओके, इसी तरह हमारे पास y पैरामीटर की ये वाली एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, h पैरामीटर की ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है और ABCD पैरामीटर की ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन तुम्हें याद रखनी पड़ेगी और जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल आएगा या जो भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा उसको हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, अब सपोज इसमें इन्होंने क्या बोला हुआ है, कैलकुलेट जेड पैरामीटर। जेड पैरामीटर बोलते ही जो भी पैरामीटर बोलेंगे उसकी पहले इक्वेशन लिख लो। v1 = z11 i1। z11 क्या है, पैरामीटर। 11 स्टैंड्स फॉर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, z12 i2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। उसके बाद v2, ये वाली v2 सप्लाई के लिए z21 इज सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, देन i1 प्लस z22 i2 सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब हमें क्या करना है, कुछ इस तरह से अप्लाई करना है कि हमारी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ये वाला क्वेश्चन मैं बता देती हूँ, देखो कैसे होगा। अब इसमें हमें सिंपल, मतलब तरीके बहुत सारे हैं इसको करने के, बट मैं सिंपल तुम्हें मैश एनालिसिस से करवा रही हूँ, बिकॉज मैश एनालिसिस से तुम सब लोग फेमिलियर हो, राइट। अब मुझे बताओ इस सर्किट में हमारे पास कितने मैशेस हैं, 3 मैश हैं। तो ये वाला फर्स्ट मैश मान लेते हैं, इसमें करंट कितना फ्लो रहा है, I1, क्योंकि V1 से हमारे पास कितना करंट जाएगा, I1। ये हमारे पास सेकंड मैश है, सेकंड मैश में कितना करंट फ्लो रहा है, I2। ये ध्यान रखना, करंट की डायरेक्शन हमेशा ऐसे ही लेना, जैसे पॉजिटिव से निकल रहा है और नेगेटिव में जा रहा है, पॉजिटिव से निकल रहा है नेगेटिव में जा रहा है। इसमें हमारी मर्जी नहीं चलेगी। लास्ट वाले केसेस पे तो मैं मैश में बोल देती थी अपने अकॉर्डिंग कुछ भी करंट ले लो, बट इसमें हम अपने अकॉर्डिंग नहीं ले सकते। साइन कन्वेंशन जो इन्होंने सोर्सेज प्रोवाइड करे हुए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ओपन नहीं है, ये हम शो ऐसे करते हैं कि ओपन सर्किट है, बट यहाँ पे इसका मतलब है कि V1 सप्लाई हमने दे रखी है और यहाँ पे हमने V2 सप्लाई दे रखी है। ठीक है, ओपन नहीं है होता वो, हम शो इसी तरह से करते हैं। अब इसी तरह तीसरा मैश ले लेते हैं I3। I3 की डायरेक्शन तुम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो जो तुम्हारा मन करे, बट I1 और I2 के इसी का साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ही रहेगी। तो अब हम अगर फर्स्ट मैश पे KVL अप्लाई करेंगे तो राइट डाउन अप्लाई KVL इन मैश 1। तो कोई बताएगा मुझे फर्स्ट मैश की क्या इक्वेशन बनेगी, मैं साइन मार्क कर लेती हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ से मार्क करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो बताओ मुझे क्या इक्वेशन बनेगी। देखो हमारे पास 3 मैश हैं, तीनों मैश की हमारे पास सिंपल ये इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें इन इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है। तो देखो यहाँ पे V1 है और यहाँ पे भी V1 है, तो इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, बेसिकली ब्रैकेट को खोल लेते हैं। ब्रैकेट खोलोगे तो तुम्हारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, V1 = पूरा मुझे सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है। I1 का कोफिशिएंट एक साथ करना है, I2 का कोफिशिएंट एक साथ करना है और सिमिलरली I3 का कोफिशिएंट एक साथ करना है। V1 को उधर ले जाओ, ठीक है, माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस साइन कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1I1 + 2I1, तो कितना हो गया यहाँ पे 3I1। सिमिलरली अगर I2 देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, +2I2, और I3 देखोगे तो कितना हो जाएगा, +1I3, राइट। यही होगा, नहीं यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ना माइनस में ना -1I3, ठीक है। तो अब
इस इक्वेशन को, जो मैंने बोला कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, ये है, और हमारे पास जो गिवन इक्वेशन, हमारी इक्वेशन सॉल्व करके क्या आ रही है, वो ये आ रही है, राइट। अब देखो v1 की जगह v1 है, ठीक है। i1 है, इधर भी i1 है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। i2 है, हाँ है, इधर भी i2 है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन में i3 है? नहीं है। तो हमें क्या यहाँ पे i3 चाहिए? नहीं चाहिए। तो हमें i3 की वैल्यू निकालनी होगी i1 और i2 की टर्म्स में, ताकि हम i3 को यहाँ से एलिमिनेट कर सके। अब देखो मेश 3 पे आ जाओ। मेश 3 से क्या हम i3 की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि मेश 3 एक्स्ट्रा वाला है ना, हमें तो इसकी ज़रूरत नहीं थी। v1 और v2 से हमारी यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी। तो क्या हम मेश 3 की इक्वेशन से i3 की वैल्यू निकाल सकते हैं? निकाल के देखते हैं। तो -3i2 -3i3 -i3 प्लस i1 -4i3 इज इक्वल टू 0। तो i3 कितनी बार है? -3i3 -i3 और -4i3, तो कितना हो गया? -8i3, राइट। -8i3, बाकी सबको उधर भेज दो तो वो कितना हो जाएगा? +i2, और ये माइनस प्लस i1 है तो उधर जाके कितना हो जाएगा? -i1, राइट। अब अगर मैं i3 की वैल्यू निकालना चाहती हूँ तो i3 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? i2/8 माइनस i1/8, करेक्ट। लिख लो यहाँ पे, चाहे i3 की वैल्यू कितनी आ रही है? i2/8 i2/8 माइनस i1/8, यही आ रही है। यहाँ तक बोलो, कोई दिक्कत? अब ये -i3 है तो साइन चेंज कर दो, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे तुम्हारे पास प्लस हो जाएगा। ओके, टेल मी एनी डाउट अप टू हेयर? सिर्फ मैंने अभी क्या करा कि i3 की वैल्यू निकाल ली, दैट वुड बी 1/8 माइनस 1/8 i2, और नहीं, कुछ गड़बड़ है, एक बार चेक करना। तो देखो हमारे पास i3 की वैल्यू हमने थर्ड मैश से निकाल ली, और हम फर्स्ट मैश से जो इक्वेशन आई थी उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो v1 एज इट इज, 3i1 एज इट इज, प्लस 2i2 एज इट इज, माइनस i3 कितना है यहाँ पे? -3/8 i2, देन प्लस 1/8 i1, यही होगा। इसको फर्दर ब्रैकेट खोल लो। v1 इज इक्वल टू 3i1 प्लस 2i2 प्लस 3/8 i2 माइनस 1/8 i1, यही आ रहा है। अब इसके बाद i1 के कोफिशिएंट को एक साथ ले लो और i2 के कोफिशिएंट को एक साथ ले लो, और इसके बाद इसको सॉल्व कर सकते हो। ज़्यादा तुम्हें एलसीएम के चक्कर में नहीं पड़ना, तो 1/8 को पॉइंट्स की टर्म्स में ले लो, कैलकुलेटर से इजी रहेगा। और इसी तरह 3/8 को पॉइंट्स की टर्म्स में ले लो तो इजी रहेगा। अब मुझे सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है तुम्हारे पास। i1 तुम्हारा आना चाहिए 23/8 और i2 तुम्हारा आना चाहिए 19/8 i2। अब इसके बाद हम अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, क्या थी मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन? v1 इज इक्वल टू z11 i1 प्लस z12 i2, यही थी। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो v1 है v1 है, i1 है i1 है, i2 है i2 है। जस्ट जो हमारा एक्स्ट्रा i3 आ रहा था उसको हमने हटा दिया i3 की वैल्यू पुट करके। तो z11 की क्या वैल्यू आ रही है? 23/8, और z12 की क्या वैल्यू आ रही है? 19/8। तो यहाँ से हमारे पास दो पैरामीटर्स आ गए, z11 और z22। z11 इज 23/8 और z12 इज 19/8। क्लियर यहाँ तक? अब सिमिलरली हमें फर्स्ट की निकाली थी, अब हमें नेक्स्ट पैरामीटर भी तो निकालने हैं, z21 और z22। तो हमें सेम प्रोसीजर करना है। मेश 2 में देखो v2 है v2 को खोल लो। v2 को खोलोगे तो v2 उस साइड चला गया, मतलब मैं ऐसे लिख रही हूँ, v2 इज इक्वल टू, देन आफ्टर दैट 3i2 प्लस i3, और यहाँ पे भी है तुम्हारा 2i2, तो कितना हो जाएगा? 5i2, करेक्ट। i1 का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 2i1, और i3 का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 3i3।
इसमें भी देखो वही चीज़ आ रही है जो हमारी उसमें दिक्कत आ रही थी। अब हमारे पास ये सेकेंड मैश की इक्वेशन है और ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। कंपेयर करोगे तो V2 की जगह V2 है, I1 की जगह I1 है, I2 की जगह I2 है। क्या हमें नहीं चाहिए I3, राइट? तो I3 हमें नहीं चाहिए तो I3 को हटा दो। कैसे? थर्ड मैश से जो I3 की वैल्यू आई थी, यहाँ से जो I3 की वैल्यू आई थी फिर से सब्सटीट्यूट कर दो, I1 और I2 के टर्म्स में आ जाएगा, तो वहाँ से तुम्हारे पास Z21 और Z22 की वैल्यू आ जाएगी। अब Z11 Z12 की वैल्यू मैंने निकाली थी, ये वाली वैल्यू तुम लोग निकाल के मुझे बताओ कितनी आ रही है। तो देखो ये I3 की वैल्यू ये वाली है और इसको तुम्हें सेकेंड मैश में डालोगे तो तुम्हारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी V2 की? V2 इज इक्वल टू 2I1 प्लस 5I2। ये तो ऑलरेडी था ना हमारे पास, V2 इज इक्वल टू 2I1 प्लस 5I2 प्लस क्या था 3I3। अब I3 की हमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। I3 क्या था 1/8I1 माइनस 3/8I2। इसको सिंप्लीफाई करोगे, सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 19/8I1 प्लस 31/8I2। अब हमें क्या करना है स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी? V2 इज इक्वल टू Z21 I1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम Z22 I2। तो इसका मतलब Z21 की क्या वैल्यू आ गई 19/8 और Z22 की क्या वैल्यू आ गई 31/8। तो फाइनली अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा Z11 Z12 Z21 और Z22 कितना आ जाएगा। ऐसे लास्ट में तुम्हें मैट्रिक्स फॉर्म में ज़रूर दिखाना है 23/8, क्योंकि टीचर इतनी मेहनत नहीं करेगा कि वो तुम्हारे जाके अलग अलग वैल्यू ढूंढेगा कि कहाँ बनाई है इसने, कहाँ क्या लिखी है। तो लास्ट में फाइनल आंसर के फॉर्म में तुम एक मैट्रिक्स फॉर्म में बना देना, उससे डायरेक्ट पता लग जाएगा कि क्या आया है तुम्हारा। और ये जो भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, लाइक इसमें Z12 और Z21 इक्वल हैं, तो ये कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? रेसिप्रोसिटी। तो ये लिख देना रेसिप्रोसिटी, द नेटवर्क इज रेसिप्रोकल इन नेटवर्क, या फिर इट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी। अगर इन केस Z11 और Z22 इक्वल होता है, नहीं इसमें, बट इन केस होता तो वो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करता? सिमेट्रिकल की। ठीक है, डन। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो इसी टाइप का मैं एक और क्वेश्चन करवा रही हूँ, बट उसमें तुम्हारा इंडक्टर भी है। इंडक्टर भी हो सकता है या फिर कैपेसिटर भी हो सकता है। अब द थिंग इज कि तुम्हारे सिलेबस में तुम्हें पता है कि ये नया सब्जेक्ट है तुम्हारे लिए, इसका पहले के एक ही साल का पेपर आया हुआ है। उसमें तुम्हारे पास मैं ये है कि सिर्फ हो सकता है सिर्फ रेजिस्टिव बेस्ड नेटवर्क भी आ जाए, जो कि अभी हमने करा है कि सारे हमने रेजिस्टिव बेस्ड नेटवर्क करे थे, या फिर तुम्हारे पास क्वेश्चन इंडक्टर और कैपेसिटर बेस्ड भी आ सकता है। मेथड सेम है, मतलब तरीका वही है करने का, जस्ट जो थोड़ा सा डिफरेंस होगा वो मैं बता देती हूँ। लाइक सपोज हमारे पास ये क्वेश्चन है और इसमें हमें क्या निकालना है? Z पैरामीटर। पहले एक बार क्वेश्चन बनाओ फिर मैं बताती हूँ। अब देखो अगर हमारे पास इंडक्टर आएगा तो तुम्हें पता है इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज लैप्लेस की फॉर्म में तुमने पढ़ी थी, क्या फॉर्मूला पढ़ा था? VL इज इक्वल टू SL इंटू आई ऑफ एस, यही था, पढ़ा था ना। आगे इनिशियल कंडीशन थी, इनिशियल कंडीशन नहीं लेनी। इसी तरह अगर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज पढ़ी थी तो क्या फॉर्मूला था? कोई बताएगा मुझे? सबने पढ़ रखा है लैप्लेस का यूनिट 2 में, 1/SC आई ऑफ एस। तो सिंपल तुम्हें कुछ नहीं करना, जैसे यहाँ पे अगर इंडक्टर है 1S तो यहाँ पे S से मल्टीप्लाई कर दो। 2 हेनरी होता तो 2S हो जाता, 3 हेनरी होते तो 3S हो जाता। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1 हेनरी है तो 1S से रिप्लेस कर दो, क्योंकि इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी हो जाएगी S। और इसी तरह यहाँ पे है यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 1S, या 1 ही है कॉफिशिएंट तो उसको मतलब 1 से तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, सिंपल उसको S लिख दो। ठीक है, और अगर यहाँ पे C होता तो जो भी टर्म होती उसको तुम S से डिवाइड कर देते। तो सिंपल तुम्हें क्या याद रखना है? इंडक्टर के केस में S से मल्टीप्लाई करना है और कैपेसिटर के केस में S से डिवाइड करना है। बाकी तुम्हारा पूरा क्वेश्चन एज इट इज वैसे ही चलेगा जैसे चल रहा था। क्लियर? तो मैं अभी कंफ्यूजन ना हो तुम्हें, ये 1 हेनरी हटा रही हूँ, इंडक्टर को मैंने S से मल्टीप्लाई कर दिया।
तो सेम प्रोसीजर है। अब बताओ यहाँ पे हमारे पास कितने मैशेज हैं? 3 मैश हैं। तो V1 है तो यहाँ पे करंट कितना फ्लो होगा? I1 ऐसे। V2 है तो यहाँ पे करंट कितना फ्लो होगा? I2। और ये I3 तुम अपनी मर्जी से कोई भी डायरेक्शन में ले सकते हो, राइट? दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, दैट इज मार्क करंट डायरेक्शन। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना होता है? बोलो। KVL अप्लाई करना होता है। तो तीनों मैश में तुम KVL लगा सकते हो। एस को एस की फॉर्म में ही रखना, उसको चेंज मत करना। एस तुम्हारा एस ही रहेगा, ठीक है? तो बताओ मुझे फटाफट, फर्स्ट मैश की इक्वेशन क्या बनेगी तुम्हारे पास? बोलते जाओ। अपनी अपनी कॉपी में बना लो। पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये बनेगी प्लस एस इंटू I1 माइनस I3। ने मैंने डायरेक्ट कर दिया इसलिए। पूरा करोगे माइनस, फिर प्लस V1 आता, तो फिर उसको तुम उधर भेजते तो डायरेक्ट, क्योंकि मुझे V1 की फॉर्म में इक्वेशन चाहिए, राइट? स्टैंडर्ड इक्वेशन चाहिए। V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2। वैसे कर लो, उसको मैंने डायरेक्ट कर दिया। ये फर्स्ट मैश की इक्वेशन आ गई। फिर से ब्रैकेट खोल लो, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? दैट इज 1I1 और SI1, तो कितना हो गया? 1 प्लस S इंटू I1 माइनस S इंटू I3, राइट? अब मुझे बताओ सेकंड मैश की इक्वेशन बताओ। देखो I3 की क्या वैल्यू आएगी, मैं ही बता रही हूँ। -1I3 माइनस SI3 और माइनस SI3, तो इसका मतलब क्या है? माइनस कॉमन ले लो, I3 कॉमन ले लो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? 2S प्लस 1, राइट? बाकी I2 को उधर भेज दो, तो माइनस SI2 है तो उधर कितना हो जाएगा? प्लस SI2। ये प्लस SI1 है तो उधर जाके कितना हो जाएगा? माइनस SI1। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ से हमें I3 की वैल्यू निकालनी है, तो कितना हो जाएगा? S डिवाइडेड बाय 2S प्लस 1 I2, देन माइनस S डिवाइडेड बाय 2S प्लस 1 I1। यहाँ पे माइनस साइन था तो साइन चेंज कर दो। I2 के साथ नेगेटिव आ जाएगा और I1 के साथ पॉजिटिव आ जाएगा। ये आ गई हमारे पास I3 की वैल्यू। अब बताओ इसमें टाइम लगा? क्यों इतना टाइम लग रहा है I3 की वैल्यू निकालने में? अब ये I3 की वैल्यू हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग I3 नहीं चाहिए, तो I3 की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो। V1 इज इक्वल टू 1 प्लस S इंटू I1 माइनस S, पूरी टर्म, ठीक है? हो जाएगा S डिवाइडेड बाय 2S प्लस 1 I1, पहले मैं I1 लिख रही हूँ, माइनस S डिवाइडेड बाय 2S प्लस 1 I2, ब्रैकेट क्लोज। अब ब्रैकेट खोलो, I1 का कोफिशिएंट एक साथ रखना, I2 का कोफिशिएंट एक साथ रखना, तो तुम्हारे पास Z11 और Z12 की वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करके मैं इक्वेशन बता देती हूँ क्या आ रही है। V1 इज इक्वल टू S स्क्वेयर प्लस 3S प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2S प्लस 1 I1 प्लस S स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2S प्लस 1 I2। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग Z11 ये आ गया और Z12 ये आ गया। सिंपल मैथ्स है, मैथ्स तुम्हें खुद ही सॉल्व करनी पड़ेगी। यहाँ पे कैलकुलेशन एरर होने के ज़्यादा चांसेस है, तो ध्यान से सॉल्व करना, ठीक है? अब देखो, जैसे हमने V1 की इक्वेशन निकाली, I3 की वैल्यू निकाल के उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसी तरह हम मेश 3 में V2 की इक्वेशन निकालते हैं। तो V2 का क्या हो जाएगा हमारे पास? V2 इज इक्वल टू, ये दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो S इंटू I2 प्लस I3, राइट? ब्रैकेट खोल लो, V2 इज इक्वल टू SI2 प्लस SI3। अगेन हमें I3 तो चाहिए नहीं, और I3 की वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल ली थी,
तो I3 की वैल्यू हम फिर से थर्ड मैश की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो क्या आएगा, S इंटू I2 प्लस S इंटू I3। I3 was S divided by 2S plus 1 I1 minus S divided by 2S plus 1 I2। अब इसको फिर से तुम्हें वैसे करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके तुम्हारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो आ जाएगा V2 इज इक्वल टू Z121 I1 प्लस Z22 I2। अब सॉल्व करके बताओ मुझे Z22 की वैल्यू क्या आ रही है और Z21 की वैल्यू क्या आ रही है और Z22 की वैल्यू क्या आ रही है। सॉल्व करने के बाद देखो हमारे पास यहाँ पे V2 की ये वैल्यू आ रही है। तो अगर तुम वैल्यू उसमें डालोगे तो तुम देखोगे कि कौन सी कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगेन ये तुम्हारा Z12 और Z21 इक्वल है, तो ये रेसिप्रोसिटी वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, पूछे तो ठीक है बताना ही है, नहीं पूछे तो भी लिख दो। अब इसके बाद देखो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि जैसे अभी हमने Z पैरामीटर पे बेस्ड क्वेश्चन करे थे, टी नेटवर्क के या फिर पाई नेटवर्क के। मैंने टी नेटवर्क का भी क्वेश्चन करवाया था, पाई नेटवर्क का भी क्वेश्चन करवाया था, और अभी मैंने रिसेंट इस टाइप का ब्रिज टाइप नेटवर्क का भी क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ब्रिज टाइप नेटवर्क। अब नेक्स्ट थिंग आ जाती है कि हो सकता है तुम्हारे पास ना ये सर्किट है, ना ये सर्किट है, ना ये सर्किट है, कुछ और सर्किट मॉडिफाई होके आ जाए। तो बेसिकली तुम्हें क्या करना होगा उस केस में, उसको इसमें पाई में या फिर टी सर्किट में कन्वर्ट करना होगा। और वो कैसे करोगे, बाय यूजिंग स्टार एंड डेल्टा कन्वर्जन। बताई थी मैंने स्टार एंड डेल्टा कन्वर्जन। ठीक है, स्टार एंड डेल्टा कन्वर्जन तुमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी थी और मैंने यहाँ पे बताई थी। करवाई थी ना, तो स्टार और डेल्टा से तुम कन्वर्ट करके कर सकते हो। नहीं पता तो मैं दोबारा बता दूंगी स्टार डेल्टा कन्वर्जन। बट 80 to 90% चांस है कि तुम्हारे पास टी टाइप और पाई टाइप और इस टाइप का कोई सर्किट आए। ठीक है, क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करोगे तो देख लेना, अगर कुछ इससे डिफरेंट सर्किट आ रहा है तो मुझे बता देना, उसको मैं इसी स्टार और डेल्टा की हेल्प से इसमें कन्वर्ट करके तुम्हें करवा दूंगी। ठीक है, क्लियर ये चीज। पहली बात तो ये, इससे अलग कुछ और नहीं आएगा। सेकेंड थिंग, अब ये क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा Z पैरामीटर की जगह ये तुमसे Y पैरामीटर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ABCD पैरामीटर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या H पैरामीटर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं जनरली स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करती हूँ कि इंस्टेड ऑफ Y ABCD H पैरामीटर, ये तीनों के डिफरेंट मेथड है। जैसे कि Z हमने KVL से करा था, Y हम KCL से करेंगे, ये मिक्स एंड मैच का है, मतलब अलग अलग तरीके हैं। तो मैं बच्चों को भी बोलती हूँ कि तुम सिर्फ Z पैरामीटर को अपना पक्का कर लो। बाकी तुम, अगर तुमसे बाय चांस Y पैरामीटर के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो Z पैरामीटर को निकाल के उसको Y में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, कन्वर्जन तुम्हें वैसे भी पढ़नी पड़ेंगी, सिलेबस में है। लाइक सपोज मैं एक एग्जांपल देती हूँ, तुम्हें ये वाला क्वेश्चन दिया और इसके लिए तुम्हें वो कह रहे हैं कि कैलकुलेट ABCD पैरामीटर। तो ABCD का तो पूरा अच्छा लंबा प्रोसीजर है, वो समझने के बजाय तुम प्रॉपर Z पैरामीटर से क्वेश्चन निकाल दो, और Z पैरामीटर से जो आएगा उसको तुम फर्दर फिर ABCD पैरामीटर में कन्वर्ट कर दो। समझ गए मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि इंस्टेड ऑफ कि अलग अलग प्रोसीजर सीखो, हर किसी का Y का भी अलग है, ABCD का भी अलग है, H का भी अलग है, तो कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाएगी तुम्हारे लिए, सिलेबस भी बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तुम सिर्फ Z का अच्छे से सीख लो, Z का आने के बाद तुम बाकी सब में उसको कन्वर्ट कर सकते हो। बोलो, इसमें कोई दिक्कत।